नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इन्फो कैप्सूल के चैनल पर फिर से एक बार। और जैसा कि आप जानते हैं, नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। नोबेल पुरस्कार 2020 का जो पहला पुरस्कार है वो आपके सामने आ चुका है। फिजियोलॉजी एंड और मेडिसिन, शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है उसकी घोषणा की जा चुकी है। इसको तीन इसके रेसिपिएंट है। बहुत ही लोग अवेटेड रहते हैं इसके बारे में, बहुत प्रतीक्षा करते हैं इसके बारे में। ये तीन लोगों को मिला है। तीन लोग बराबर रूप से इसे साझा करेंगे। इन तीन लोगों के नाम है चार्ल्स एम राइस, माइकल हुटन, हार्वे जे अल्टर। ये इनमें से दो लोग अमेरिका के हैं, चार्ल्स एम राइस एंड अल्टर, और बाकी एक लोग यूके के हैं, ब्रिटेन के हैं। तो इन तीन लोगों को समान रूप से बराबर रूप से जो नोबेल पुरस्कार की राशि है वो साझा की जाएगी, यानी कि वन थर्ड अमाउंट सभी को मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं, जो नोबेल पुरस्कार की जो राशि है वो 10 मिलियन क्रोनर, स्वीडिश क्रोनर होती है। और इसमें ये 10 मिलियन क्रोनर को इन तीन लोगों में बराबर रूप से डिवाइड किया जाएगा। और इन लोगों ने जो काम किया, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है, वो हेपेटाइटिस सी से बेसिकली रिलेटेड है। बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं, हेपेटाइटिस जो है वो तीन तरीके का होता है: हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस ए बेसिकली क्या है, वाटर बोर्न होता है, पानी के थ्रू फैलता है। नॉर्मल उसमें होता है, कॉमनली आप जो लोग देखते हैं हेपेटाइटिस ए और बी आप कॉमन उसमें देखते हैं। जो हेपेटाइटिस बी है वो ब्लड के थ्रू फैलता है, और हेपेटाइटिस सी भी ब्लड के थ्रू फैलता है एक दूसरे में। यानी बेसिकली इसका जो ट्रांसमिशन का जो रीजन है वो या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू या इस तरह के कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, जिसमें ब्लड एक दूसरे के शरीर में एक्सचेंज होता है, उसके थ्रू ये बीमारी जो हेपेटाइटिस सी फैलती है। तो हेपेटाइटिस का मतलब बेसिकली, हेपेटाइटिस बीमारी के बारे में अगर आप जानते हो तो हेपेटाइटिस क्या है कि हेपेटाइटिस, हेपर का मतलब होता है लिवर, और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो ये जो हेपेटाइटिस है ये लिवर के इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड है, यानी कि इसमें जो लिवर की जो इन्फ्लेमेशन, लिवर में स्वेलिंग हो जाती है। तो अभी तक ये जो हेपेटाइटिस सी है, जिसको क्रॉनिक हेपेटाइटिस के नाम से जाना जाता है, जिस बीमारी को, इसका एक्चुअल कॉज नहीं पता था कि ये कैसे होती है, किसके कारण होती है। तो इन तीन वैज्ञानिकों ने इस चीज को एस्टैब्लिश किया कि ये जो बीमारी है ये बेसिकली एक हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण ही होती है। और अल्टीमेटली जैसा कि आप जानते हैं, पहले हेपेटाइटिस में यानी कि लिवर में इन्फ्लेमेशन होता है, फिर इन्फ्लेमेशन की जब स्टेज आगे प्रोग्रेस होती है तो उसमें क्या होता है कि देखिए सिरोसिस का स्टेज आता है, और सिरोसिस फाइनली कार्सिनोमा में यानी कि कैंसर में चेंज हो जाता है, और जिससे कि फाइनली आदमी की डेथ हो जाती है। ठीक, तो इन लोगों ने क्या क्या बेसिकली देख रहे हैं आप, हेपेटाइटिस ए वायरस, बी एंड सी वायरस। तो ये जो दोनों वायरस है बी और सी, ये ब्लड के थ्रू फैलते हैं। बाकी जो ए है वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू, मेनली वाटर के थ्रू, कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू फैलता है एक दूसरे उसमें। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे थे कि इनको जो है ये इनका जो डिस्कवरी है हेपेटाइटिस को रोकने में मदद करेगी। इनकी डिस्कवरी का सबसे ब्रेक थ्रू जो पॉइंट है क्या किया है कि इसमें जो दूसरे जो साइंटिस्ट है, जो यूके के जो साइंटिस्ट है, इन्होंने इसको हेपेटाइटिस सी जो वायरस है इसके जीनोम का सीक्वेंसिंग किया है, जिससे कि हम वायरस का जो है टेस्ट डेवलप कर सकते हैं, और उसके बीमारी का मतलब तरह तरह से दवाएं, जैसे कि अभी तक आपने देखा कि हेपेटाइटिस ए और बी इन सबका टीका आता है। ठीक, तो टीका क्या होता है, टीका एक प्रिकॉशनरी मेजर है कि टीका आप बीमारी होने से पहले लगाते हैं, लेकिन इस बीमारी होने के बाद टीके से फिर आप इलाज नहीं कर सकते। इसमें क्या है कि ये हेपेटाइटिस, इसकी वजह से, इसके जब जीनोम आपने इसका आइडेंटिफाई कर लिया और ये एस्टेब्लिश कर लिया कि ये जो सिरोसिस हो रही है, हेपेटाइटिस सी का जो बीमारी हो रही है, क्रॉनिक सिरोसिस जो हो रही, क्रॉनिक हेपेटाइटिस की बीमारी जो हो रही है, वो हेपेटाइटिस सी के कारण ही हो रही है। तो हम इसका डेफिनेट इलाज और डेफिनेट जो टेस्ट कर सकेंगे, उसका डेफिनेट वो कर सकेंगे। तो इस तरह से जो इनकी खोज की वजह से हम रक्त परीक्षण और नई दवाएं इससे डेवलप कर सकेंगे। और इस जो क्रॉनिक की जो हेपेटाइटिस, इससे दुनिया में लाखों लोग ग्रसित हैं, हर साल लोगों की डेथ हो जाती है। तो इनकी जो खोज है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे मेडिकल साइंस का एक ब्रेक थ्रू है बेसिकली, ये देखा जाए तो। और अब देखेंगे, जैसा कि हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया कि हेपेटाइटिस कैसे फैलता, होता क्या है हेपेटाइटिस, क्रॉनिक हेपेटाइटिस और लिवर सिरोसिस में कैसे प्रोग्रेस करता है ये, और इसके बारे में फिर अगर और भी चीजें जानना चाहेंगे तो देखिए, जो तीन साइंटिस्ट थे, हार्वे जे अल्टर, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डाउट किया था कि ये जो है किसी वायरस की वजह से होता है। ठीक, अब इन्हें ये नहीं पता था, इन्हें ये पता था कि इस तरह का जो सिरोसिस की जो प्रॉब्लम है ये वायरस जैसे किसी चीज के कारण हो रही है,
जबकि यहाँ पर जो इन्होंने आपके जो माइकल हटन यानी कि जो यूके के जो साइंटिस्ट हैं, फिर उन्होंने कि जो एंटीबॉडीज और उसके थ्रू इनको इसका जीनोम सीक्वेंसिंग किया, इसका स्ट्रक्चर पूरा पता किया, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तक पहुंचे वो इस वायरस के, जिससे कि आगे इसका आप टेस्ट और जो दवाएं आप इसको बना सकते हैं इसके लिए। तो ये माइकल राइस ने क्या किया, माइकल राइस ने इन्होंने एस्टेब्लिश किया कि ये जो हेपेटाइटिस जो है यानी कि जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण वो जो है वो इसी वायरस के कारण हो रही है। उन्होंने ये लिंक एस्टेब्लिश किया, इसको प्रूफ कर दिया इन्होंने। तो इस तरह से कुल मिला के पूरा होल सोल आपका जो हेपेटाइटिस का जो उपचार अब संभव हो सकेगा इनकी खोज के कारण। और इसके जो आप देख रहे हैं कि जैसे ये सेंसिटिव हेपेटाइटिस वायरस टेस्ट इसके द्वारा कारण बन सकेगा, क्योंकि ग्लोबल हेपेटाइटिस एक समस्या है, वैश्विक स्तर पर बड़ी समस्या है। इससे बहुत सारे लोग ग्रसित होते हैं। रक्त ब्लड ट्रांसफ्यूजन में अभी तक क्या होता था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हम ब्लड में टेस्ट तो करते हैं, बहुत सारी चीजों का टेस्ट हम नहीं कर पाते जो ब्लड के थ्रू फैलती हैं। तो हेपेटाइटिस सी भी ऐसे लोगों में ही फैलता था कि जिनमें ब्लड का ट्रांसफ्यूजन, ब्लड का किसी का रक्त जब चढ़ाते थे उसको, तो उसमें हेपेटाइटिस हो जाता था, तब पता चलता था कि अब, लेकिन लोग जान नहीं पाते, तो एक्चुअल कॉज नहीं पता था कि क्यों हो रहा है। इन लोगों की खोज से ये कॉज अब हमें पता चल गया है, तो अब हम हेपेटाइटिस वायरस के लिए टेस्ट और उसके लिए दवाएं, ये चीजें बना सकेंगे। जैसा अब ये अगर हम आप पिछली साल का देखेंगे, इसके पिछले साल का देखेंगे, तो जो नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी और मेडिसिन की फील्ड में जो 2019 में दिया गया था, वो विलियम जे कैलिन, सर पीटर रेडक्लिफ एंड ग्रेग एल्सेमेंजा, इन लोगों को जो नोबेल प्राइज दिया गया था, वो जैसे इनका जो अभी आपने जो करंट में जो ये हेपेटाइटिस सी का है, ये लीवर कैंसर के अल्टीमेटली उपचार के लिए संभव करेगा। और इन लोगों की जो खोज है, वो जो हमारी जो सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को कैसे सेंस करती हैं, ऑक्सीजन के लेवल को, उनको क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे उनको पता चलता है कि उन्हें ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए, या कितनी ऑक्सीजन चाहिए, ये सारी चीजें, इसका मैकेनिज्म इन्होंने ढूंढा था इन लोगों ने। तो इसकी वजह से ये ओवरऑल जो बेसिकली, जैसा कि आप जानते हैं कि जो कैंसरस जो सेल होती है, यानी कि जो एक नेचुरल प्रोसेस होती है हमारे सेल की, कि सेल पहले डिवाइड होती है, फिर ग्रो करती है, फिर मेच्योर होती है, फिर फाइनली डेड हो जाती है, फिर उसको डिस्पोज करना होता है हमारे सेल्स को। ये पूरा एक प्रोसेस चलता है सेल में, ठीक। अब क्या होता है कि कैंसर में क्या होता है कि सेल डिवाइड हुई, ग्रो किया, बड़ी हुई, बट अब वो उसमें उसका वो डेड नहीं हो पाती, कुछ ऐसी मैकेनिज्म होती है जिससे वो सेल्स नहीं कर पाती कि अब वो उसका ब्रेक डाउन होना, उसमें क्या चाहिए, ठीक। तो ये इस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन का जो सेंसिंग है वो बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से सेल्स डिस्ट्रॉय हो पाती हैं। तो अगर ये इन लोगों की जो खोज है वो भी कैंसर के ट्रीटमेंट में काफी हेल्पफुल रहेगी। और अगर 2018 के जो नोबेल प्राइज की बात करें मेडिसिन में, जो दिया गया था, वो दिया गया था जैसे बायोलॉजिकल क्लॉक की डिस्कवरी के कारण, कि हमारे जो बॉडी में जो सर्केडियन रिदम या हमारे सेल्स का जो सर्केडियन रिदम है वो किस तरह से काम करता है, कैसे कंट्रोल होता है, वो भी कहीं ना कहीं कैंसर से ही रिलेटेड है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैंसर क्योंकि ये बढ़ती समस्या है, बनता जा रहा है हमारे आने वाले टाइम में, तो इस पे जो खोज है लगातार जारी है और इस पे नोबेल प्राइज भी लगातार मिलते जा रहे हैं। तो और अब ये हम लोग देखते हैं कि नोबेल प्राइज से रिलेटेड और क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, क्योंकि जैसा कि नोबेल प्राइज का आया है चर्चा में, बहुत ज्यादा चर्चित रहता है, साल भर से लोग इसका इंतजार करते हैं। तो इसके बारे में, इससे रिलेटेड चीजें भी इंपॉर्टेंट होती है, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें एग्जाम में भी पूछी जाती हैं, आपको नेचुरली भी ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि अभी तक ये कितने लोगों को मिल चुका है। तो अभी तक जितने भी विनर्स हैं इसमें मेडिसिन के फील्ड में, उनमें से 12 महिलाओं को छोड़ के सारे के सारे क्या है, पुरुष हैं, ठीक। पिछली जो महिला जो जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था वो 2015 में चाइना की है, ये तू यू, इन्हें जो मिला था ये मलेरिया पर काम करने के लिए, कि मलेरिया भी उस अभी भी जो है कई अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ही बड़ी समस्या है। तो ये एक आर्टीथर जो मेडिसिन है इसके जो उसके लिए और उपचार के लिए वैश्विक स्तर पर उसको फैलाने के लिए इन्हें 2015 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बाकी जो है आपके देखेंगे तो टोटल अभी तक, क्योंकि देखिए 1901 से नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं, 2020 चल रहा है, लेकिन 11 बार ऐसे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 3 2 5 3 8 9, ये 9 बार इसमें से पुरस्कार नहीं दिए गए हैं नोबेल पुरस्कार। तो ये पहली बार तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण की 15 16 17 18 और 21 25, ये प्रथम विश्व युद्ध के चलते कुछ और भी कारण, फेमाइन वगैरह का
बाकी 40, 41, 42 ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते ये नोबेल प्राइज इस साल नहीं दिए जा सके इन वर्षों में। तो अभी 1901 से लेकर के 2020 यानी कि अभी तक ऐसे देखा जाए तो टोटल 120 होने चाहिए थे, लेकिन इन 9 बार में पुरस्कार नहीं दिए गए 9 साल में। तो इस तरह से अभी तक कुल 111 बार नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। आगे अगर देखेंगे आप इसमें, तो अगर शेयरिंग की बात करेंगे कि कितनी बार कितने लोगों ने शेयर किया नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन वाला जो नोबेल प्राइज है, तो इसमें टोटल 111 में से अगर आप देखेंगे, क्योंकि अभी तक आपने देखा कि 111 बार दिया जा चुका है, इसमें से 39 बार सिर्फ एक लोगों को यानी इंडिविजुअल्स को मिला है और 39 बार ही ये 3 लोगों में साझा किया गया है। बाकी जो 2 बचा यानी कि 33 जो बचा, उनमें से ये पुरस्कार 33 बार ये 2 लोगों में साझा किया गया है। और इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज है दूसरी, जो अगर हम बात करें कि ये जो फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में कितने लोगों को मिल चुका है, तो कितनी अभी तक हम बात करते कितनी बार मिल चुका है, तो कितनी बार मिल चुका है, 111 बार मिल चुका है। तो 111 में से 39 बार जो है एक लोगों को मिला है, 39 बार 3 लोगों में साझा किया गया, 33 बार 2 लोगों में साझा किया गया है। यानी कि 39 में 1 से गुणा करेंगे, 33 में 2 से गुणा करेंगे 66, तो 66 और 39 प्लस 39 में 3 का गुणा करेंगे, तो इतना जब गुणा करेंगे और उसको जोड़ेंगे तो ये 222 आएगा। ठीक, यानी कि कुल 222 लोगों को नोबेल पुरस्कार अभी तक मिला है फिजियोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में। ठीक, यानी 1901 से लेकर के 2020 के दौरान 222 इतने लोगों को अभी तक इस सेक्टर में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और अगर आप देखेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। अब इसमें देखेंगे कि सबसे ओल्डेस्ट कौन है और सबसे यंगेस्ट कौन है। अगर इसकी बात हम करेंगे तो सबसे यंगेस्ट जो पर्सन थे मेडिसिन में नोबेल प्राइज पाने वाले, फ्रेडरिक जे बेंटिंग, ये आपका उस पे आप प्रोटीन और ये जेनेटिक्स इन सबसे रिलेटेड रहे हैं। इन्हें 1923 में 32 इयर्स की एज में नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन का। बाकी सबसे ओल्डेस्ट जो पर्सन है वो 87 इयर्स की एज में, उन्हें 1966 में मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिला था। इनका नाम है पेटन रूस। ठीक है, तो ये सबसे यंगेस्ट रहे हैं आपके जो फ्रेडरिक जी बेंटिंग, और ओल्डेस्ट जो विनर है अभी तक के ये है पाइथन रूस। ठीक है, और इसी तरह से और भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। जैसे अगर हम कपल्स की फीमेल्स की बात करें, तो फीमेल्स में जैसा कि आपने पहले देखा कि अभी तक केवल 222 लोगों में से 12 महिलाओं को यह नोबेल पुरस्कार मिला है, और 12 में से अधिकतर बार लोगों ने शेयर किया है सिर्फ एक ही बार, यानी कि 12 बार ये जो महिलाओं को नोबेल पुरस्कार मिला है, इनमें से सिर्फ एक ही बार ऐसा है कि जब सिंगल महिला को ये पूरा का पूरा नोबेल पुरस्कार मिला है, और उनका नाम है बारबरा मैकलिंटॉक। इनका भी नाम आप जेनेटिक्स में बहुत ज्यादा सुनते होंगे। आनुवंशिकी में इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कई सारे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये बारबरा मैकलिंटॉक का नाम स्पेशल है, फेमस है, विशेष है, क्योंकि ये अकेली ऐसी महिला फिजियोलॉजी के क्षेत्र में जिन्हें पूरा का पूरा नोबेल प्राइज मिला था अकेला। ठीक, बाकी 11 लोगों ने शेयर किया है कहीं ना कहीं। बाकी और अगला जो हम अगर देखें, ये आप मैरिड कपल्स के हिसाब से अगर देखें कि कौन से कपल हैं जिन्हें ये नोबेल प्राइज मिल चुका है, तो आप देखेंगे कि एक कपल है ग्रेटी कोरी एंड कार्ल कोरी, जिन्हें 1947 में मिला था, और दूसरे मैरिड कपल हैं मे ब्रिट मोजर एंड एडवर्ड आई मोजर। इन्हें 2014 में मिला था। ये दोनों विवाहित दंपति हैं। ये सिर्फ अभी हम फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के सेक्टर की बात कर रहे हैं, बाकी अभी पिछले साल भी आपने देखा था इकोनॉमिक्स में भी कपल को मिला था। तो ये जो है ये गर्टी कोरी एंड कार्ल कोरी, यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्ल कोरी, गर्टी कोरी, ये दोनों लोग यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। फिर इसी तरह से ये दो ये कपल ये हैं, और दूसरे कपल जो इस मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज पाने वाले हैं, इनका नाम है मे ब्रिट मोजर एंड एडवर्ड आई मोजर। ठीक, मे एंड एडवर्ड, इन दोनों लोगों को 2014 में फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगला, तो इसका हम देखेंगे कि फादर एंड सन के हिसाब से किसको किसको मिला है अभी तक। तो इसमें अभी दो ऐसे पेयर हैं, दो ऐसे युग्म हैं, दो ऐसे लोग हैं, जिसमें एक है हैंस वॉन यूलर शैपलिन, जिन्हें केमिस्ट्री में मिला था, और इनके जो सन हैं उल्फ वॉन यूलर, इन्हें मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिला था। तो ये फादर एंड सन इस तरह के जो फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, और ये फादर एंड सन भी हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिल चुका है। दूसरे आपके जो है आपके नोबेल प्राइज विनर, ये देखिए ये है सन, ये एंड ये फादर। सन है वुल्फ वॉन यूलर एंड हैंस वॉन यूलर शैपलिन। इन्हें केमिस्ट्री में शैपलिन रिएक्शन के नाम से आपने पढ़ा भी होगा, और उल्फ वॉन यूलर इन्हें मेडिसिन में दिया गया है।
और दूसरे बाकी ये आप देख रहे हैं मेडिसिन वाले कार्नबर्ग एंड रोजर डी कार्नबर्ग, इन्होंने डिस्कवरी के डीएनए वगैरह इस जेनेटिक्स के फील्ड में काम करने के लिए आर्थर कॉर्नबर्ग एंड रोजर डी कार्नबर्ग को ये केमिस्ट्री एंड मेडिसिन के फील्ड में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो ये दो ऐसे जो है फादर एंड सन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब बात करते हैं ब्रदर्स की। तो ब्रदर्स में ऐसे केवल एक ही ऐसा आपके पास पेयर है कि जैन टिम्बरजन जिन्हें इकोनॉमिक्स का मिला था एंड निकोलास टिम्बरजन जिन्हें मेडिसिन का मिला था। तो ये ब्रदर्स का पेयर है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं कि कौन से ऐसे तो ब्रदर्स का जिन्हें मेडिसिन का भी नोबेल प्राइज मिला, या कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें मेडिसिन के साथ में उनके फादर और सन को जो नोबेल प्राइज मिला, या वाइफ एंड हस्बैंड को नोबेल प्राइज मिला। इस तरह के जो क्वेश्चंस भी आपसे बनते हैं, कितनी कितनी महिलाओं को मिल चुका है, सिंगल महिला कौन सी है, जैसे। तो ये सारे फैक्ट्स हमने देखे और आज के लिए इस नोबेल प्राइज के लिए इतना ही। और हम ढेर सारी जानकारी इसी तरह के जितने भी नोबेल प्राइज आपके आते रहेंगे उनसे रिलेटेड इसी तरह की जानकारी लाते रहेंगे। थैंक यू तब तक के लिए। और हमारे चैनल को ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि इस तरह की जानकारी जब भी हम अपने चैनल पर डालें तो उसका अपडेट आप तुरंत पा सके। थैंक यू।